बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, ईरान जंग खात्मे में मौसर सफारतकारी में नाकामी पर खलीजी इत्तेहादी ममालिक सदर ट्रंप से मायूस होने लगे हैं। कई ममालिक ने अपनी ज़मीन पर अमरीकी फ़ौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने या ना रखने पर भी गौर शुरू कर दिया है। अरब मगरबी और अमरीकी अहदेदारों के हवाले से अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में अहदेदारों का कहना है कि सऊदी अरब, मुत्तहद अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें अब ट्रंप इंतज़ामिया के तर्ज़ अमल पर नाराज़ी और बेचैनी का शिकार हैं। अमरीकी इत्तेहादी ममालिक इस बात पर परेशान है कि ट्रंप ईरान के साथ अमन के लिए ज़रूरी सिफारती अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम है। मगरबी अहदेदार का कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई मुआहदा भी ट्रंप के लिए वाज़ेह इशारा है कि खलीजी ममालिक अब दिफाई सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रात भर में मॉस्को पर 600 ड्रोन दाग दिए। हमलों से कई वेयर हाउसेज में आग भड़क उठी। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के फायर किए गए 201 ड्रोन मार गिराए गए। दूसरी जानिब रूसी फौज ने भी यूक्रेन पर फजाई हमले किए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 1 खातून हलाक और 7 अफराद जख्मी हुए हैं। व्हाइट हाउस ने चीन की जानिब से अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए बड़े पैमाने पर तिजारती धोखाधड़ी का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अशिया भारत और इसराइल समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमरीका लाई जाती हैं ताकि उन पर टैरिफ आयद ना किया जा सके और इस तरह 300 अरब डॉलर तक बचाए जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने समाजी राबते की वेबसाइट पर यह रिपोर्ट शेयर कर दी है। जिन ममालिक से चीनी अशिया की अमरीका गैर कानूनी तरसील की जाती है उनमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। सदर ट्रंप के मुआविन नवेरो की जानिब से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तरसील का यह अमल सन 2018 में चीन पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद से बढ़ गया है। इस गैर कानूनी तरसील के लिए चीनी सामान को दोबारा से लेबल लगाया जाता है, दोबारा पैकिंग की जाती है, थोड़ी बहुत दोबारा प्रोसेसिंग भी की जाती है, फिर से रसीदें तैयार की जाती हैं या फिर अशिया का माखिज ऐसे मुल्क को जाहिर किया जाता है जिसका उन चीज़ों से ताल्लुक ही नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर ममालिक से अशिया की तरसील में इजाफे के अदवार में चीन से अमरीका बराह रास्त दरामदात में कमी नोट की गई। जिन ममालिक को इस्तेमाल किया जाता है उनमें कनाडा, इसराइल, यूरोपीय यूनियन, मैक्सिको, जापान, जनूबी कोरिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, कंबोडिया और म्यांमार शामिल हैं। इस धोखाधड़ी से अमेरिका में 4.5 लाख नौकरियां खत्म हो गईं। सालाना जीडीपी और वफाकी टैक्स की मद में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ आयद करने के बाद ट्रंप इंतजामिया ने अपनी तवज्जो उन खामियों को दूर करने पर फोकस कर ली है जिनके जरिए गैर मुल्की दरामद कुरंदगान, अमरीकी मुलाजमीन, मैन्युफैक्चरर्स और टैक्स दहिंदगान को नुकसान पहुँचा कर अपनी अशिया की अमरीका गैर कानूनी तरसील करते हैं। दूसरी जानिब चीनी हुकाम और माहिरीन ने धोखे से तिजारत करने का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। कहा कि कंपनियां अपनी पैदावार मुतनव्वो करें तो ये आलमी सप्लाई चीन में आम तब्दीली है जिसे टैरिफ से बचने का रंग देना मुनासिब नहीं। असल सवाल ये है कि आया कंपनियों ने मकाम आगाज़ गलत बताया या मकामी आगाज़ से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की या नहीं। वाशिंगटन डीसी में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान ने कहा है कि तरसील करदा अशिया पर यकतरफा इक़दामात के जरिए थर्ड पार्टी मफादात को हदफ नहीं बनाना चाहिए। टैरिफ और तजारती जंगें फाते पैदा नहीं करती हैं। बीजिंग चीनी अशिया को दबाने के लिए कौमी सलामती का जवाब पेश किया जाना और यकतरफा टैरिफ मुस्तरद करता है। ज़रूरत पड़ी तो चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगा। हूसी हमलों के बाद यमन के अल-मोखा बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल हो गए हैं। डायरेक्टर बंदरगाह ने बताया कि अल-मोखा बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का नुकसान हुआ है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तस्दीक की है कि मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। खलीजी टीवी को इंटरव्यू में तुर्क सदर ने कहा कि मिस्र को भी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनाया जा सकता है। यूरोपीय यूनियन से मुतालिक सवाल पर सदर एर्दोगान ने कहा कि ये हमारी तरजीह नहीं, यूरोप वो जो नाकामी से दो चार होता है।
बलूचिस्तान के इलाके खारान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारान के इलाके लज्जे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान फितनल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद और दीगर जंगी सामान बरामद हुआ। दहशतगर्दों के ठिकानों से एक मोटरसाइकिल और 2 गाड़ियां भी मिली हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द भत्ताखोरी, अगवा, टारगेट किलिंग, खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खारान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की है। एक बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ बरसर पैकार सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम यकसू और मुत्तहद है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि नए सूबे के लिए आवाज़ उठाने पर खुशी है। अब मुल्क भर में ऐसी आवाज़ उठ रही है। उन्होंने कहा कि सूबों के लिए अब डायलॉग्स की ज़रूरत है और इस सिलसिले में दीगर सियासी जमातों से बात करने को भी तैयार हैं। उनका कहना था कि नए सूबों पर बात करना अगर गद्दारी है तो इसे आइन से क्यों नहीं निकाला गया। आइन के आर्टिकल मौजूद हैं सूबे बनाने पर। अगर सूबा बनाना कुफ्र था, हराम था, गद्दारी था तो आइन में कैसे दर्ज है? हाँ, उसको बनाने के तरीके में बात हो सकती है। हम समझते हैं सूबे को इख्तियार देना खुद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कौन अपने हिस्से की जागीर को तकसीम करना चाहेगा? अवाम के जायज़ हक़ को अवाम तक पहुँचाना तकसीम नहीं है, तफरीक नहीं है। सिंध की ज़मीनों का 60% हिंदुओं का था जो उन्होंने हमारी जाके ले ली है वहाँ पे। तो वो मतरूका सिंध, वो 60% ज़मीनें हिजरत करने वालों की थी। सिंध के 26 में से 21 शहर हिंदू मेजॉरिटी शहर थे। हम ऐसे तो आके नहीं बस गए, किसी और के घर पे कब्जा तो नहीं किया। जो हमारे घरों में गए उनके घरों में हम आ गए। तो हम आपकी मोहब्बत को भी याद रखेंगे और आप चाहेंगे तो एक दिन थैंक्स गिविंग डे भी बना लेंगे आप। वज़ीर आज़म के बशीर राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। जो वफाकी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने रखें। अब पहले तो ये नहीं पता चल रहा कि सूबे कितने होने चाहिए। कोई 12 कह रहा है, कोई 32 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। फिर उन सूबों का क्या तरीक़ाकार होगा? क्या उन सूबों को गवर्नर जो है वो रन करेगा या कंट्रोल करेगा, या वहाँ पे हर सूबे में एक असम्बली होगी? वो अलीम खान साहब ने कोई सूबों से मुतल्लक कोई मंसूबा पेश किया है, कोई डॉक्यूमेंट वो उन्होंने पेश किया है कि आखिर देखें ना, ये कोई इस तरह से सिर्फ पॉडकास्ट करने से, एक टॉक शो में डिस्कस करने से, एक मिनिस्टर साहब के बयान देने से तो सूबे नहीं बन जाएंगे। सारे लोग तजवीज़ दे रहे हैं। हाँ, अली खान ने कहा है कि हर सूबे में 4-4 यूनिट बनाएं। मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं रेफरेंडम करवाएं। मुस्तफ़ा कमाल उनका मामला तो सिर्फ है कराची की हद तक। मुस्तफ़ा कमाल MQM वो एक सॉलिड या एक जो है वो प्लान पेश करते हैं। वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि जी कराची को वफाक का हिस्सा बना दिया जाए, या वो कहते हैं कि कराची को सिंध से अलग कर दिया जाए। आपके ख्याल में अवाम में ये एक पॉपुलर डिमांड है कि मजीद सूबे बनने चाहिए? सियासतदान की तो होती है ना नफ्स पे। कोई पॉपुलर डिमांड नहीं। पॉपुलर डिमांड नहीं आप समझते? पंजाब में या पूरे मुल्क में नहीं? आप देख लें कहाँ पे है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल नवे रोज़ भी जारी है। लाहौर में माल बरदार गाड़ियों पर बदस्तूर अड्डों में खड़ी हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अब तक बहुत नुकसान हो चुका। हुकूमत हमारे मुतालबात सुने। बादामी बाग मंडी में मौजूद इरम आवान मज़ीद तफसील बताएंगी।
वो ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल आज नवे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। नवे रोज़ भी ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स एहतजाजन अपनी गाड़ियां अड्डों में खड़ी करके बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं बदामी बाग ट्रक अड्डे में मौजूद हूँ। यहाँ पर डंपर, कंटेनर्स और बड़े ट्रक जो हैं ताहाल खड़े हैं, बदस्तूर खड़े हैं। हमने कुछ ड्राइवर से, ट्रांसपोर्टर से बात की तो उनका ये कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात हुकूमत तस्लीम नहीं कर लेती हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। जो गाड़ियाँ हम लेकर आते हैं दूसरे शहरों से उसमें हमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। डीजल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इसके अलावा टोल टैक्स जो हमसे लिए जाते हैं वो भी इतने बढ़ा दिए हैं कि हमसे अफोर्ड नहीं होते। तीसरा उनका ये मुतालबा है कि जो चालान किए जाते हैं उनमें कमी लाई जाए, जिसमें जो सामान हम लाते भी हैं तो उसका जो है हमारा खर्चा पूरा नहीं होता। इसका असर जो हड़ताल का है वो सामान की तरसील पर ज़्यादा हो रहा है। आज 9वां दिन है मेरे ख्याल हड़ताल का। ये हड़ताल इंशाल्लाह जारी रहेगा जब तक हमें कराची से कॉल आएगा, उसी टाइम फिर हड़ताल टूटेगा। अभी फ्रूट शुरू हो गया, सब्ज़ी शुरू हो गया। अभी कम अज़ कम अभी भी बलूचिस्तान में भी गाड़ी खड़ा है, लोड नहीं करवाता है ये हड़ताल की वजह से। टोल प्लाजा ज़्यादा हो गया, फिर हम ड्राइवर लोग बहुत ख्वार है, इधर 5-10 दिन खड़ा है अड्डे पे, बहुत जलील है। साथ ही बदामी बाग सब्जी मंडी भी मौजूद है। वहाँ पर भी जो ट्रक हैं वो बड़ी कम तादाद में आ रहे हैं। हमने वहाँ पर कुछ व्यापारियों से बात की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो सामान पहले आता था अब उस तरह से सामान नहीं आ रहा। सब्जी और फ्रूट जो है वो बहुत कम मिकदार में आ रहा है, जिसकी वजह से आगे इसकी किल्लत भी हो सकती है और महंगाई भी हो सकती है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तान के मुआशी मफाद के लिए ट्रांसपोर्टर से हड़ताल फौरी ख़त्म करने की अपील की है। एक बयान में एहसन इकबाल ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज बरामदात है, जिसकी तरसील में रुकावट मुल्क के साथ दुश्मनी है। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हमारी बरामदात हैं और शायद उनके मुतालबात जो भी हैं चाहे दुरुस्त हैं या गलत हैं, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के साथ कोई सबसे बड़ा जुल्म कर सकते हैं तो वो पाकिस्तान की बरामदात और उनकी तरसील में खलल डाल के कोई भी कार्रवाई करना मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के मफाद में नहीं है। मैं बहुत एहतराम के साथ एक्सपोर्टर हजरात के इस मसाइल जो वो सामना कर रहे हैं उनके पेश नज़र ट्रांसपोर्ट की यूनियंस या जो लोग भी इस हड़ताल में शरीक हैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि फौरी तौर पे हड़ताल को बंद करके वो मुज़ाकरात के साथ अपने मुतालबात हल कराएं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स नौशहरा वादी सोन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि इस इकदाम से शहरियों को इंसाफ की सहूलियात मकामी सतह पर मुयसर आएंगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स नौशहरा वादी सोन की इफ्तिताही तकरीब में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मलिक मंसूर उस्मान अवान ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जुडिशल कॉम्प्लेक्स नौशहरा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जुडिशल कॉम्प्लेक्स नौशहरा वादी सोन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर इस इकदाम से मुकदमात की पैरवी के लिए खुशाब कचहरी जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जजेस बगैर दबाव मेरिटेबल मुकदमात की समाअत और फैसले यकीनी बनाएं। इंसाफ की बरवक्त फराहमी और शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ यकीनी बनाया जाए। एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीमों का ऐलान कर दिया गया है। फातिमा सना दोनों इवेंट्स में पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगी। विमेंस एशिया कप 28 अगस्त से 23 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा, जबकि एशियन गेम्स में विमेंस क्रिकेट इवेंट 17 से 22 सितंबर जापान में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेंस के 2 बड़े इवेंट्स के लिए 15-15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 2 स्क्वाड्स का ऐलान किया है। फातिमा सना एशिया कप और एशियन गेम्स दोनों इवेंट्स में पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगी। उनके अलावा मुनीबा अली, शवाल जुल्फ़िकार, आयशा जफ़र, गुल फेरोज़ा, सायरा जबीन, ईमान फातिमा, ईमान नसीर, उम्मे हानी, तूबा हसन, नशरा संधू और मोमिना रियासत दोनों इवेंट्स में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी, जबकि नजिया अलवी, वहीदा अख्तर और सादिया एशिया कप खेलेंगी और आलिया रियाज, तस्मिया रबाब और हमना बिलाल एशियन गेम्स की टीम में शामिल हैं। पाकिस्तान विमेंस टीम का ट्रेनिंग कैंप 16 से 25 अगस्त तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में लगेगा। विमेंस एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में भारत, थाईलैंड और हांगकांग, चाइना से मुकाबला करेगी। उसके बाद 20वें एशियन गेम्स में विमेंस क्रिकेट टीम 17 से 22 सितंबर तक जापान में खेलेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल ने MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल में कहा है कि सिंध में खून और आग का खेल खेलने वालों का सिंध के लिए फिक्रमंद होना क़यामत की निशानी है।
एक बयान में कादिर मंदोखेल ने कहा है कि अगर उनको कराची के लोगों के साथ नहीं रहना तो सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर घर बना देते हैं। सिंध के अवाम ने पहले भी ऐसे नारों को दफन किया है। उन्होंने मजीद कहा कि उन लोगों को सिंध की फिक्र हो रही है जो अपने हलकों में काउंसलर नहीं बन सकते। सिंध के अवाम ने नफरत, लसानियत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद किया है। कोई सियासी जमात अपने मफादात के लिए सिंध की वहदत को निशाना नहीं बना सकती। नए सूबों के हक में है, मगर आइन के आर्टिकल 239 शिक 4 के तहत सिंध की तकसीम के नाम पर सिंध के अवाम ने नफरत, लसानियत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद किया है। कोई सियासी जमात अपने मफादात के लिए सिंध की वहदत को निशाना नहीं बना सकती। नए सूबों के हक में है, मगर आइन के आर्टिकल 239(4) के तहत सिंध की तकसीम के नाम पर किसी को आइन पर शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। कराची में आर्ट एंड क्राफ्ट के फरोग के लिए एक शाम पुरानी यादों के नाम रही। कराची में हुनरमंदों, होम बिजनेस करने वालों के लिए मुनक़िदा इस खूबसूरत प्रोग्राम का अहवाल देखते हैं वकास आलम अंगारिया की रिपोर्ट में। इस गहमा गहमी को देखिए, हर तरफ आर्ट और क्राफ्ट नजर आ रहा है। कहीं खाने के स्टॉल्स हैं तो कहीं ज्वेलरी के। इसके अलावा होम बिजनेस करने वाले भी अपनी सलाहियतों को आजमाने और अपना प्रोडक्ट बेचने पहुंच गए। ये पूरी शाम सजाई गई है एक मकसद के लिए, और वो ये है कि किसी तरह पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। पुरानी यादों के थीम पर मुनक़दा इस मेले में इंडोर खेल भी खेले गए। मुख्तलिफ लोगों से बात करने पर मालूम हुआ कि कई प्रोडक्ट्स घरों में बनाए गए हैं, तो कहीं नौजवानों ने फ़नी सलाहियतों की तरवीज की नीयत से पेंटिंग और पेपर वॉल का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया है। सबसे पहले सोप ट्राई किया, उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता और दूसरी चीज़ें ट्राई की जो हमारे घर में जैसे आती हैं। अब तकरीबन 4 या 5 साल हो गए हमारे घर में कोई बाहर से सोप नहीं आया, क्योंकि हम ऑर्गेनिक सोप बनाते हैं, इसमें केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है, पैराबिन फ्री है। आजकल लोग इतना ज़्यादा अपने फ़ोन्स और स्क्रीन्स में घुस चुके हैं कि वे लाइक उससे बाहर आओ, पाओ और बनाओ, फिर वो दोस्त हो, यादें हो या कोई चीज़ जो आप घर लेके जा रहे हो। आइडिया ये था कि लोग सब आएँ और अपना बनाएं, अपना मेमोरीज़, अपनी जितनी भी दोस्त हैं वो सब बनाएं, आएँ अपने फ़ोन से निकलें, बैठें और जिस याद अपनी ताज़ा करें। इस 2 रोज़ा मेले के आखिरी दिन भी लोगों का रश कम नहीं हुआ। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बड़े, सभी ने इस मेले के जरिए अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।